और करनाल से मेरे सहयोगी कमरजीत सिंह विर्क जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, मूलचंद शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है और जनता भी ये बात जानती है कि न कोई ये पहला मामला है और न ही मनोज कुमार कोई पहले ऐसे डीएसपी हैं जिन पर यह चढ़ाने की कोशिश हुई हो। खनन माफियाओं के हौसले हरियाणा में बहुत बुलंद है और उन्हें किसी सख्त कार्रवाई का कोई डर नहीं है। हार्दिक, बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर करनाल की अगर बात की जाए तो माइनिंग डिपार्टमेंट ने 42 लाख का जुर्माना जरूर किया है, जिसकी अभी ऑफिशियल बाइट किसी अधिकारी ने नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे मामले को लेकर जो मौके पर जो अधिकारी थे, चाहे एसडीएम अदिति थी, चाहे मनोज कुमार डीएसपी थे, उनकी टीम मौके पर थी। जैसे ही उनको खनन माफिया को उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो खनन माफिया ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन उस समय जो डीएसपी और अदिति जो एसडीएम, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देती है कि बाइट दी है कि मीडिया के, उन्होंने ऊपर उनको चढ़ाने की कोशिश की। इसके साथ अगर बात करें तो पूरे प्रशासन ने जिला सचिवालय के अंदर ही एक मीटिंग की। मीटिंग में उच्च अधिकारी मौजूद रहे। करनाल के जो एसपी है गंगाराम पुनिया, उन्होंने अपने ऑफिस में जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डीसी मौजूद थे, तमाम अधिकारियों से उसका जो अपडेट था वो लिया, उनसे साझा किया। उसके बाद शाम होते होते ऐसा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे, जो पुलिस डीएसपी थे, वो अपने बयान को कहीं ना कहते कि फरार, उनको रोकने की कोशिश की तो वो रुके नहीं। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई बड़ा सवाल जो विपक्ष खड़ा कर रहा है वो खड़ा जरूर हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर अब करनाल के एसपी हो या डीसी हो, उनका यही कहना है कि पूरे मामले की जांच वो चल रही है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उनको गिरफ्तार कर लेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2 एफआरआई दर्ज हुई हैं, अलग अलग जो सूत्रों से जानकारी है। फिलहाल हम जरूर कहेंगे कि ये सूत्रों के माध्यम से जानकारी है कि 2 अलग अलग एफआरआई दर्ज हुई है। वो 2 एफआरआई अभी तक ऑनलाइन नहीं की गई। इतना जरूर है कि पूरे मामले को लेकर संज्ञान में करनाल प्रशासन तो कमरजीत, ये जो एफआईआर का जिक्र आप कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ही सही, अगर आप 2 एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं, ये अज्ञात आरोपियों के खिलाफ है? आरोपियों की पहचान हुई है? किसी का नाम, पता, चेहरा, मोहरा कुछ पता है कि नहीं? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल 4 लोगों की जो जानकारी मिल रही है, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दूसरी एफआईआर है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारी और एसडीएम पर गाड़ी चलाने वाले मामला है उसको लेकर जरूर होगी। लेकिन फिलहाल हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन सूत्रों से जानकारी जरूर ऐसी मिल रही है कि उसी मामले में जब दूसरी एफआईआर दर्ज करना, कहीं ना कहीं अपने आप में बात जरूर सबको पता चलता है कि जो डीएसपी और अदिति एसडीएम है, उन्होंने मौके पर अपनी स्टेटमेंट दी थी, मीडिया के सामने बोले थे कि हमारे ऊपर उन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश की। और इसके साथ अगर बात की जाए तो कल 2 जगह पर ऐसी कार्रवाई प्रशासन ने की है, जिसका प्रेस नोट देर रात पर प्रशासन ने जारी किया। कमरजीत, सरकार की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से ये कोशिश की जाती है कि हम सख्त कार्रवाई करके ये संदेश दें खनन माफियाओं को कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि होता इससे बिल्कुल उलट है। खनन माफियाओं पर जब कार्रवाई करने के लिए बड़े लेवल के अधिकारी भी पहुंचते हैं या टीम भी पहुंचती है तो हर बार उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश होती है। कई बार तो तावड़ों के डीएसपी सुरेंद्र सिंह जैसे लोगों की मौत भी हो जाती है, हत्या भी हो जाती है। तो संदेश उल्टा खनन माफियाओं की ओर से आता है कि देखिए, होंगे आप कानून के रक्षक, लेकिन ध्यान रखिए हमारे खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए वरना मारे जाओगे। यह संदेश बड़ा स्पष्ट रूप से हर बार हर जिले में पहुंच रहा है हरियाणा के। बिल्कुल हार्दिक, अगर बात की जाए तो कल काले मामले में देखी जाए तो ऐसी चीजें जरूर सामने है कि शाम होते होते सभी की स्टेटमेंट चेंज होने लगी। इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि खनन माफिया प्रशासन पर हैवी हैं और उनके जो तार हैं ऊपर तक जुड़े हुए। इन तमाम चीजों को लेकर कमरजीत, जब सरकार से बात करते हैं तो सरकार तो सीधे तौर पर यह भी कह देती है कई बार कि अवैध खनन तो होता ही नहीं है हरियाणा में। वो कह देते नहीं, वहां तो अवैध खनन होता ही नहीं है। सरकार ये भी मानने से इनकार कर देती है। बिल्कुल हार्दिक, सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी जो मंत्री हैं उनकी बाइट सुनाई। उन्होंने अपने बयान में, इंटरव्यू में कहा है कि जो पूरा मामला है मेरे संज्ञान में, इसमें कार्रवाई होगी। और उसके साथ उन्होंने 3 सवालों में अलग अलग तरीके से जवाब दिया कि
रोड को ले लेकर, जीट रोड बनाने को लेकर माइनिंग हो रही थी, मिट्टी की माइनिंग हो रही थी, पत्थर की माइनिंग हो रही थी। लेकिन लगातार मीडिया में आज कोई भी आप अखबार उठाएंगे, चाहे नेशनल पेपर उठाएंगे, हिंदी इंग्लिश कोई भी उठाएंगे, उससे पहले हम कल शाम को इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट कर चुके थे और हम पूरी की पूरी जानकारी दे दी थी। और उसको लेकर फिर यही बात की जा रही है कि पत्थर की है, रोडे की है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 एकड़ में माइनिंग हो रही थी और रेता उठाया जा रहा था। जमुना में माइनिंग होने का सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो रेत की माइनिंग थी और रेत की माइनिंग हमेशा ही चलती रहती है, कभी भी रुकी नहीं। कल 2 दिन पहले जो पानीपत से मामला सामने आया था कि वहां पर भी कुछ लोग जो माइनिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी जेसीबी के और हेड्रा के साथ माइनिंग हो रही थी, डंपर थे, ट्रॉली ट्रैक्टर थे और ये तमाम चीजें वहां मौजूद तो थी। ये मामला केवल करनाल तक सीमित नहीं है, चाहे यमुनानगर हो या फिर पानीपत हो या फिर तावड़ू का इलाका हो, हर जगह अवैध खनन होता रहता है। ऐसे में उम्मीद यही, एक तो ये कि जो आरोपी हैं जिन्होंने डीएसपी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है वो आरोपी पकड़े जाएं, और दूसरी बात ये कि ट्रक चालक की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी डीएसपी पर या किसी एसडीएम के खिलाफ इस तरह से कुछ कर पाए। इनके कहीं ना कहीं आका होते हैं जो बड़े पावरफुल होते हैं, इन लोगों तक पहुंचना कानून के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है। यहां तक कानून की पहुंच बने, ये भी हम उम्मीद जताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत इस जानकारी के लिए।